अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद, एपिसोड नंबर 6। ज़रियाब और दबीर जैसे ही जनाह ऊपर पहुंचे तो हुनैन को पार्किंग में पाया। आ गए तुम दोनों। वैसे हद होती है बंदे के सुस्त होने की। जितनी देर में तुम ब्लू एरिया से यहाँ पहुंचे हो, इतनी देर में मैं तो टेक्सला से हो आता। हुनैन इन्हें देखते ही शुरू हो गया। यार सॉरी, मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। तू अपनी लिस्ट निकाल, क्या क्या लेना है। दबीर ने सुलह जो अंदाज में कहा, जबकि ज़रियाब गाड़ी लॉक कर रहा था और कुछ उलझा उलझा लग रहा था। इसके मुंह पर क्यों 12 बजे हुए हैं? हुनैन ने ज़रियाब की तरफ इशारा करते हुए दबीर से पूछा। कहाँ 12 बजे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, दबीर की बजाय ज़रियाब ने जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, तुम दोनों क्यों पार्किंग में थिएटर लगा रहे हो? बताओ लेना क्या है? दबीर ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। दबीर की बात सुनकर हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ आई। यार वो क्या है ना, मैं तो छोटी मोटी शॉपिंग करने के चक्कर में था, मगर जब मैं तेरी स्टाइलों को घर छोड़ने गया तो उसने मुझे कहा कि हुनैन तुम अपना मोबाइल तब्दील कर लो दबीर के पैसों से। अब वो अपनी गोल मटोल आंखों में शरारत से मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था, जबकि ज़रियाब ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तू नहीं बदल सकता। और दबीर ने हुनैन की शरारत को समझकर कहा, फोन बदलने का मशवरा उसने यकीनन दिया होगा, ये तब्दीली की बीमारी है उसमें, मगर मेरे पैसों से ये झूठ है। मतलब तू मुझे मोबाइल नहीं लेकर दे रहा? हुनैन ने सवालिया नजरों से दबीर को देखा। मैंने कब कहा नहीं लेकर दे रहा? चल बता कौन सा लेना है? दबीर ने खुले दिल से ऑफर मारी। तेरे जैसा लेना है। जैसे ही हुनैन ने कहा, दबीर जो पार्किंग से अंदर की तरफ बढ़ रहा था, हुनैन की तरफ मुड़ते हुए बोला, 3 लाख का? तो क्या मैं 3 लाख का मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता? स्टाइलों को तो तू 3 मुलाकातों में 40,000 दे सकता है, और मुझे जो तेरे साथ पिछले 10 साल से हूँ, लातादाद काम किए हैं मैंने तेरे, अभी भी तेरा ही काम करके आ रहा हूँ, और तेरे चक्कर में मेरी वाली नाराज हो गई है। हुनैन को फौरन नरमीम का ख्याल आया, शायद अस्पताल वाली बात से नाराज हो। और तू बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहा है 3 लाख? तुम दोनों कमाते हो और मैं स्टूडेंट हूँ, तुम्हें तो चाहिए कि मुझे पॉकेट मनी दिया करो। हुनैन ने खड़े खड़े पहले दबीर की और आखिर में ज़रियाब की क्लास ले डाली। दबीर को अपने ऊपर उस वक्त सख्त गुस्सा आ रहा था। ना वो 40,000 वाली बात हुनैन को बताता और ना आज इसके हाथों इमोशनली ब्लैकमेल होता। अच्छा ठीक है, चल लेकर देता हूँ, दबीर ने हार मानते हुए कहा। वो तीनों एक मोबाइल शॉप के अंदर दाखिल हो रहे थे जब ज़रियाब की नज़र शॉप के बाहर लगे स्टॉल पर पड़ी। दबीर और हुनैन शॉप में दाखिल होकर मोबाइल देखने लगे, जबकि ज़रियाब इस स्टॉल से एक पाजेब का जोड़ा देखते हुए बोला, भाई ये पायल की जोड़ी दिखाएं। साथ ही मां नूर के पांव ख्यालों में पायल पहनते हुए देखे। अभी वो इसी शहर में था जब हुनैन की आवाज पर चौंका। ये किसके लिए ले रहा है? जो तेरी हालत है तुझे पायल की नहीं चूड़ियों की जरूरत है। और कहका लगाया, हुनैन किसी वक्त तो माफ कर दिया कर, ज़रियाब ने बेचारगी से कहा। बता ना किसके लिए ले रहा है? पीने के लिए? हुनैन ने खुद ही सवाल किया और फिर खुद ही जवाब दे दिया। यार हद है, तुझे उसके पाँव पसंद हैं तो तू सच का मुरीद है उसका। उसके पाँव में जाकर बैठ जा बेशरम। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने तो रन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अफसोस है मुझे तुझ पर। हुनैन ने आखिर में अफसोस से ज़रियाब के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा रहने दें, ज़रियाब ने शॉपकीपर को पायल वापस करते हुए कहा। नहीं दे दे इसे, रात नींद नहीं आएगी, हुनैन ने शॉपकीपर से वापस पायल लेते हुए कहा। इतने में दबीर हुनैन का मोबाइल ले आया, मगर दोनों को बहस करता देखकर आंखों से ज़रियाब से पूछा, अब क्या हुआ? हुनैन क्यों हंगामा कर रहा है? ज़रियाब के बोलने से पहले हुनैन बोल पड़ा, ये पीरनी के लिए पायल ले रहा है मगर मानता नहीं, कहता है वैसे ही अच्छी लगी तो ले ली। अब तू बता, मैंने और तूने वैसे क्यों नहीं ली? और सवालिया नजरों से दबीर को देखा। दबीर ने मुस्कुराकर हुनैन के गले में हाथ डाला और बोला, यार बस कर, जाने दे, क्यों बात की खाल उतार रहा है? मैंने तुझे 3 लाख का मोबाइल लेकर दिया है, तू खुश हो? 50 रुपए की पायल के पीछे अपना खून न जला। यार मैं वापस कर रहा हूँ तो वापस भी नहीं करने दे रहा। ज़रियाब ने दबीर को अपनी सफाई दी, क्योंकि मुझे मालूम है तू हमारे जाने के बाद दोबारा आएगा पायल लेने।
मैं तुझे तेरी माँ से भी ज्यादा जानता हूँ, मेरे साथ ड्रामे ना किया कर। हुनैन ने ज़रियाब को कदरे गुस्से से जवाब दिया, जबकि ज़रियाब खामोश हो गया। अच्छा चलो, शाम हो रही है। हुनैन, तू मुझे और ज़रियाब को नए मोबाइल की खुशी में कॉफ़ी पिला। दबीर ने सबका मूड नॉर्मल करते हुए कहा। अब तीनों एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे थे जब हुनैन ने रायहा के बारे में सारी तफसील दबीर को देते हुए कहा, चल अब मैसेज करके नरमीम को सारी सूरत हाल से आगाह कर। अगर मैंने बताया तो वो यकीन नहीं करेगी। तू इसी काबिल है, ज़रियाब ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। और तू बद्दुआओं के, हुनैन ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। क्या मसला है तुम दोनों को? चुप कर जाओ, दबीर ने दोनों पर एक नज़र डालकर कहा और नरमीम को मैसेज किया। नरमीन, हुनैन मेरे काम से अस्पताल गया था, वहाँ सिर्फ गायनी वार्ड है, इसलिए किसी फीमेल का होना ज़रूरी था, तो वो तुम्हें साथ ले गया। प्लीज़ इससे नाराज़ ना हो, मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। और मैसेज सेंड कर दिया। ज़रियाब का हाल भी मालाकन डिवीजन वाला है, हुनैन ने कॉफ़ी ख़त्म करते हुए कहा। मतलब? ज़रियाब और दबीर दोनों ने एक साथ पूछा। मतलब ये कि जैसे सारे मुल्क का मौसम साफ हो, तब भी महकमा मौसमियात वाले मालाकन डिवीजन में मतला अबर आलूद और गरज चमक से बारिश ही बताते हैं। यानी मुल्क में कहीं बारिश हो ना हो, मगर मालाकन डिवीजन में ज़रूर होती है। बिल्कुल इसी तरह सारी दुनिया खुश हो सकती है, मगर ज़रियाब नहीं, इसके मुंह पर उदासी ही छाई रहती है। हुनैन ने तबसरा ख़त्म करके कुर्सी से टेक लगाई। नहीं यार, आज बाबा साईं का फ़ोन आया था, इसलिए परेशान हूँ। वो इन्होंने मेरा अफरासियाब और महानूर का रिश्ता कर दिया है। जुम्मे को महानूर का निकाह है, मुझे बुलाया है, दिल नहीं कर रहा जाने को। आगे भी मेरी वजह से इसकी खुशियाँ ख़राब हुई। मैं नहीं चाहता अब की बार भी कुछ ऐसा हो, पर समझ नहीं आ रही क्या बहाना बनाऊं कि मैं नहीं आ सकता। ज़रियाब ने सारी तफसील बताकर हुनैन को देखा। चलो, ये क्या बात हुई? दबीर ने कहा, जबकि हुनैन खामोश रहा। तू नहीं कुछ कहेगा? ज़रियाब ने इसे खामोश बैठा देखकर पूछा। क्या कहूँ, मोहब्बत इतनी है कि इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और हिम्मत इतनी भी नहीं कि इसके लिए कुछ कर नहीं सके। दुख है तुझ पर, बात ना कर मुझसे। हुनैन ने इतना कहकर मुंह फेर लिया। हुनैन ने हल बताया। यार, इस तरह तो वो मेरे से और भी नफरत करेगी। ज़रियाब ने अपने अंदेशे से आगाह किया। ज़रियाब की बात सुनते ही हुनैन ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते दबीर के कंधे पर सर रख दिया। इसे यूं हंसता हुआ देखकर ज़रियाब मजीद परेशान हो गया। हुनैन ने हंसने के बाद ज़रियाब से कहा, आगे तो वो सुबह शाम तेरे नाम की तस्बीह पढ़ती है, दरगाह पर तेरी जिंदगी के लिए चिराग जलाती है, तेरे रास्ते में फूल बिछाती है। फिर रुक कर बोला, जहाँ इतनी नफरत तुझसे करती है वहाँ 2-3 किलो के मजीद इजाफे से कुछ फर्क नहीं पड़ना। इसे अपना जबरदस्ती बना ले, फिर वो खुद ब खुद तेरे साथ ठीक हो जाएगी। बीवी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि इसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खावंद के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। बेटा जी, महबूबा के निकाह के छुआरे खाना बहुत मुश्किल काम है, और तेरे जैसा आशिक कम से कम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आगे तेरी मर्जी, मैं तो चला। इसे खड़ा देखकर दबीर और ज़रियाब भी खड़े हो गए। फ्लैट पर नहीं चलेगा? ज़रियाब ने रुक कर कहा। नहीं, फिलहाल तो ससुराल जाऊंगा। बहुत परेशान किया है मुझे आज पड़ाकू ने, अब इसकी बारी है परेशान होने की। और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। हुनैन ने गाड़ी स्टार्ट करते एक दफ़ा फिर मोबाइल चेक किया, मगर कोई मैसेज या मिस्ड कॉल न थी। हुनैन इस वक्त नरमीम के घर जाना नहीं चाहता था। वो दिन भर की ड्राइविंग से तंग आ चुका था। नरमीम का घर रावलपिंडी में था, जबकि हुनैन का इस्लामाबाद में। आते जाते 2 घंटे लग जाते थे और वो इस वक्त आराम करना चाहता था। सो इसने एक आखिरी कोशिश की नरमीम के घर न जाने के लिए और एक मैसेज टाइप किया, नरमीम, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि मुझसे बात करो। अगर अब भी तुमने जवाब ना दिया तो मैं सीधा इश्क के 8वें मुकाम पर पहुँचूंगा, फिर मुझसे गिला ना करना। और जवाब का इंतज़ार करते हुए गाड़ी सड़क पर ले आया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि नरमीम की मिस्ड कॉल आई। वो कॉल नहीं करती थी, क्योंकि उसका कहना था, तुम्हारी फजूल बकवास के लिए अपना बैलेंस ज़ाया नहीं कर सकती। शुक्र है पड़ाकू डरपोक है। बेशक डरपोक लड़की भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। और नरमीम को हंसते हुए कॉल करने लगा, जो दूसरी बेल पर अटेंड हो गई। कहाँ हो सुबह से? कितने मैसेजेस और कॉल किए? हुनैन ने छूटते ही कई सवाल कर डाले। यही हूँ घर पर। नरमीम की आवाज़ में लर्जिश, दुख और नींद के वाजिया आसार थे, जिसे हुनैन ने महसूस किया।
क्या हुआ है तुम्हें? हुनैन ने परेशानी से पूछा और गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था। सरे बज़्म शाम ये क्या हुआ? मेरी आंख कैसे झलक पड़ी? मुझे रंज है ये बुरा हुआ। नरमीन जो सुबह से अपने आंसू रोके बैठी थी, हुनैन के पूछने पर रोने लगी। क्या हुआ है? बता क्यों नहीं रही? क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? हुनैन अब उलझ गया था। पहले कभी नरमीन ने ऐसा नहीं किया था। नरमीन की रोते रोते हिचकी बन गई और फिर वो हिचकियां भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गईं। मगर नरमीन कुछ न बोली। अब वो पहले से बेहतर अपने आप को महसूस कर रही थी। हुनैन ने हस्बे आदत इसे चुप नहीं करवाया था। जब 10-15 मिनट गुजर गए तो हुनैन की आवाज़ स्पीकर से उभरी। अगर तुम्हारा मूड अब मजीद ड्रामा करने का नहीं है तो बता दो क्या हुआ है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। यार प्लीज बात खत्म करो, हुनैन ने उकता कर बोला। बात खत्म हो गई है हुनैन, हमेशा के लिए। मेरे बाबा ने रिश्ता तय कर दिया है और 2 माह बाद शादी है। उनका कहना है कि वो मुझे तुम जैसे नकदरे को नहीं सौंप सकते। जो शख्स तुम्हारे लिए MBA नहीं कर सकता वो जिंदगी में तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? और मुझे भी तुमसे अब कोई खास उम्मीद नहीं, मगर मुझे तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दूं, पर क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं। मेरा सर दर्द से फट रहा है। वक्त के साथ शायद सब नॉर्मल हो जाए, मगर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। और एक बार फिर वो जोर जोर से रोने लगी। हुनैन को इतनी सीरियस सिचुएशन का अंदाजा नहीं था। वो जो हर वक्त ज़रियाब का मजाक उड़ाता था, बोलते इसकी जुबान नहीं रुकती थी, अब तालू से चिपक गई थी। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, मगर शायद जानवर से भी बदतर। तुम्हारे सीने में दिल नहीं। तुम दूसरों के जज्बात नहीं समझ सकते। तुम्हें किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। तुम बस अपने आप से प्यार करते हो। ये जो हम सब तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर लेते हैं, इसकी वजह ये नहीं कि तुम कोई आसमान से उतरी महलूक हो, बल्कि इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम मुझे अब फोन और कॉल मत करना प्लीज, नरमीन ने कहा। अच्छा ठीक है, नहीं करता। तुम प्लीज खाना खाकर दवाई लो और सोने की कोशिश करो। और हाँ, परेशान मत होना, मैं सुबह कुछ करता हूँ। हुनैन ने नरमीन को तसल्ली देना चाही। तुम कुछ नहीं कर सकते हुनैन मलिक। अगर कर सकते तो 6 साल बहुत होते हैं। और साथ ही कॉल काट दी। हुनैन कुछ देर सोचता रहा कि नरमीन को कैसे तसल्ली दे। फिर एक मैसेज टाइप किया और उसे सेंड कर दिया। अपने दिल से कह दो, किसी और की मोहब्बत का न सोचे। अपने दिल से कह दो, किसी और की मोहब्बत का न सोचे। एक मैं ही काफी हूँ तुझे सारी उम्र चाहने के लिए। हुनैन आज सुबह हिलाफे मामूल देर से उठा। इसे एक तरफ खुशी थी कि इसकी नींद पूरी हो गई, तो दूसरी तरफ हैरत भी थी कि आज डैड ने मुझे वॉक के लिए नहीं उठाया। वह तैयार होकर नीचे आया तो इसे घर में काफी खामोशी लगी। नौकरानी को बुलाकर खाना लाने को कहा और पूछा, मॉम कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही हैं। इससे पहले हुनैन डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठता, नौकरानी की बात सुनकर दोबारा खड़ा हो गया। बीबी और साहब जी अस्पताल गए हैं। वो बता रही थी कि किसी अहमद साहब की बेटी को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इमरजेंसी में है। क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा जो मुंह में आया बकवास कर रही हो? और जेब से मोबाइल निकालकर नरमीम को कॉल करने लगा। नरमीम का नंबर बन जा रहा था। कुछ सोचते हुए हुनैन ने मलिक नजीर को कॉल की, जो फौरन अटेंड हो गई। डैड क्या हुआ है नरमीम को? हुनैन ने बेकरारी से पूछा। बेटा इसे रात नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, CMH की इमरजेंसी में दाखिल है। हमें सुबह मिसेस अहमद का फोन आया था। हमने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अब जाग गए हो तो जल्दी से अस्पताल आ जाओ। इसकी हालत अच्छी नहीं, अभी तक बेहोश है। मलिक नजीर ने मुकम्मल तफसील बताते हुए अस्पताल आने का कहा। अच्छा ठीक है। हुनैन ने सब सुनकर फोन बंद कर दिया और बगैर नाश्ता किए गाड़ी में बैठकर दबीर के ऑफिस चला आया। दबीर और ज़रियाब सुबह सुबह ऑफिस में सारे दिन की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे जब हुनैन अंदर दाखिल हुआ और चुप करके सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ है? डैड ने घर से निकाल दिया? आज यूनी नहीं जाना था? ज़रियाब ने इसे यूं चुप बैठा देखकर सवाल किया। यार आज की ताज़ा खबर यह है कि नरमीम अहमद को अपनी अहमकाना हरकतों की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इस वक्त CMH की इमरजेंसी में पाई जा रही हैं और आखिरी इत्तला तक हालत तशवीशनाक है। और खुद सोफे से टेक लगा ली। क्या? दबीर और ज़रियाब यकदम उठ गए और मुड़कर हुनैन को देखा जैसे यकीन कर रहे हो जो सुना वो सच है।
जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसे जाकर देख सकते हैं, हुनैन ने आम से लहजे में कहा और खुद भी खड़ा होकर जेबों में हाथ डाल लिए। तू नहीं जाएगा या वहां से आ रहा है? दबीर ने कुछ परेशानी से पूछा। ना वहां से आया हूँ ना वहां जा रहा हूँ। तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी रहती है। जाकर अपनी उस होती सोती को देख लो, क्या पता फिर मौका ना मिले। हुनैन ने आंखें घुमाकर बारी बारी दोनों को देखा। हद है हुनैन, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, चलो हमारे साथ, ज़रियाब ने कहा। नहीं, मुझे कुछ काम है, अगर बच गई तो कल दिखूंगा। ये कहकर ऑफिस से बाहर चला गया और ज़रियाब दबीर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ज़रियाब दबीर और मिस्टर एंड मिसेस अहमद मुराद मौजूद थे। जब डॉक्टर ने आकर बताया कि मरीजा को होश आ गया है, अब इनकी हालत खतरे से बाहर है, हम कुछ देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, मगर आइंदा के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। मिसेस अहमद मुराद ने रोते हुए अहमद मुराद का गिरेबान पकड़ लिया। ये सब आपके इस फजूल प्लान की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं कभी आपको माफ न करती। मेरी बच्ची बहुत मासूम है। बेगम गजाला ने इन्हें पकड़कर बेंच पर बिठाया और तसल्ली दी, जबकि अहमद मुराद की आंखों में भी आंसू आ गए। दबीर ने कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। शुक्र करें अल्लाह का कि इसने दोबारा नरमीम को जिंदगी दी। प्लीज रोइए मत, हौसला करें, वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। जिस पर वो सर हिलाते रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। अहमद मुराद के जाते ही मलिक नजीर ने दबीर और ज़रियाब से हुनैन का पूछा, कहाँ है वो गधा? मैंने इसे अस्पताल आने का कहा था मगर वो नहीं आया। फोन भी बंद जा रहा है, तुम लोग इसे साथ लेकर आते। ज़रियाब ने दबीर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सच बताने से मना किया। अंकल, वो कह रहा था कि मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूँ। दबीर ने निहायत सफाई से झूठ बोला। बस पड़ा होगा किसी फजूल काम में। मलिक नजीर अफसोस से सर हिलाते अहमद मुराद की तरफ चल पड़े। डॉक्टर ने नरमीम को रूम में शिफ्ट कर दिया और साथ ही किसी को भी रात रुकने से मना कर दिया। एतराज करने पर उन्होंने जवाब दिया, हमारा स्टाफ मौजूद है, आप घर जाकर आराम करें और मिर्जा को भी आराम करने दें। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। तकरीबन रात के 12 बज रहे थे जब हुनैन ने अस्पताल का रुख किया। सारा दिन यूं ही सड़कों पर घूमता रहा, कुछ नहीं खाया पिया। अब इसे यकीन था कि सब जा चुके होंगे। वो किसी के सामने रोना नहीं चाहता था। जब वो नरमीम के कमरे में दाखिल हुआ तो इसका दिल नरमीम को देखकर बुझ गया। इसका रंग जर्द पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे हल्की तकलीफ की निशानदही कर रहे थे। हाथ में किनोरा लगने की वजह से सब्ज और नीली रगें तनी हुई थीं। वो दुनिया से बेनियाज बेजान बिस्तर पर लेटी थी। हुनैन ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और उभरी हुई रगों पर अपनी उंगली फेरी। इसकी आंखें भीगने लगीं। फिर आहिस्ता से इसके माथे पर झुककर अपना माथा रख दिया। हुनैन को खुद पता नहीं चला कब इसकी आंखों से 2 आंसू निकलकर नरमीम के चेहरे पर गिरे। फिर आंसुओं में रवानी आ गई। नरमीम का हाथ हुनैन के हाथों में था। पहली दफा हुनैन को एहसास हुआ कि जब आप अपने किसी प्यारे के सामने रोएं और वो आपको चुप ना कराए तो कितनी तकलीफ होती है। मसलसल पानी चेहरे पर गिरने की वजह से नरमीम के वजूद में हरकत आई। इसने अपना हाथ और सर हिलाया। नरमीम को जागता देख हुनैन ने अपना माथा इससे अलग की और इसके पास बिस्तर पर बैठ गया। नरमीम ने आंखें खोली तो पहले मंजर कुछ धुंधला धुंधला सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता साफ होता गया। नरमीम ने पास बैठे हुनैन को गौर से देखा और कहा, तुम रो रहे हो? नहीं, ड्रामा कर रहा था, और मुस्कुराने लगा। हुनैन, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। नरमीम को अचानक प्यास का एहसास हुआ। अच्छा रुको, मैं पिलाता हूँ। हुनैन ने नरमीम को उठाकर अपने साथ लगाकर बिठाया और फिर दूसरे हाथ से टेबल पर पड़ा हुआ गिलास पकड़कर नरमीम के मुंह के साथ लगा दिया। बस थोड़ा सा पानी पीकर नरमीम ने गिलास मुंह से पीछे हटा दिया, जिसे हुनैन ने दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। अब नरमीम ने अपना सर हुनैन के सीने से लगा दिया। वो अब हुनैन के दिल की धड़कन आराम से सुन रही थी और इसकी शर्ट के बटनों पर गैर इरादी तौर पर हाथ फेरने लगी, जबकि हुनैन ने एक हाथ नरमीम के गिर्द रखा हुआ था और दूसरे से वो नरमीम का सर दबा रहा था। हुनैन, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, प्लीज बस करो। नरमीम ने हुनैन का हाथ पीछे करने की कोशिश की। मगर मेरा तो सख्त दर्द कर रहा है, सारा दिन सड़कों पर घूम घूम कर सर भी घूम गया है। हुनैन ने नरमीम का हाथ पीछे करते हुए जवाब दिया। तो अपना सर दबाओ ना, नरमीम ने कहा। अपना ही दबा रहा हूँ, तुम चुप करो, हुनैन ने हफ्की से जवाब दिया। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर नरमीम ने इस खामोशी को तोड़ा। हुनैन, मैंने तुम्हें फोन पर बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तुमने मुझे जवाब में कुछ नहीं कहा, क्यों?
नरमीम ने बटनों के डिज़ाइन पर उंगली रखते हुए हुनैन को देखा। जब दोस्त अपसेट हो तो उसको नसीहत नहीं करते, ना हकीकत पसंदाना तजुर्बा देते हैं, बस खामोशी से उसको सुन लेते हैं ताकि इसका दिल हल्का हो जाए। किसी का दिल हल्का करना भी एक आर्ट है और हमें वो आर्ट सीखना चाहिए। हुनैन ने नरमीम के बाल से हिलाते प्यार से जवाब दिया और फिर नरमीम के सर पर अपना सर रख दिया। हुनैन के जवाब के बाद कमरे में एक दफ़ा फिर खामोशी छा गई, जिसे नरमीम ने ही दोबारा तोड़ा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नरमीम ने बहुत मान से पूछा। नहीं, हुनैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर इश्क है? नरमीम ने सवाल बदलकर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, हुनैन का हनूज वही जवाब था। फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ, नरमीम ने अब बटनों को गिनते हुए कदरे गुस्से से पूछा। ये किसने कहा तुमसे? ये कहते हुनैन ने नरमीम का हाथ बटनों से हटाकर अपने हाथ में ले लिया। हुनैन के जवाब पर से गुस्सा आ गया। चलो फिर छोड़ो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें तकिए पर लिटा देता हूँ। और हुनैन ने आहिस्ता से नरमीम का सर खुद से अलग करके तकिए पर रख दिया, जबकि खुद पास पड़ी चेयर पर बैठकर कोहनियों को बेड पर रखकर दोनों हाथों को जोड़कर ठोटी के नीचे रख दिया। हुनैन नरमीम को देख रहा था, जबकि नरमीम ने गुस्से से मुंह मोड़ रखा था। क्या फर्क पड़ जाता अगर मुझसे मोहब्बत का इजहार कर देता? नरमीम ने दिल में सोचा। यार, मैं प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसे काम नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाती, मगर जब से मैंने ज़रियाब की हालत देखी है, मैंने पक्की तौबा कर ली है। हुनैन ने नरमीम की नाराज़गी महसूस करते हुए आहिस्ता आवाज़ में प्यार भरे लहजे से जवाब दिया। अच्छा, फिर तुम MBA कर लो, नरमीम ने बेदिली से कहा। कोई ऑप्शन? हुनैन ने पूछा। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तुम MBA कर रहे हो और बस, नरमीम ने हतमी अंदाज में कहा। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर नरमीम को देखा। कभी ऑप्शन और शर्त के अलावा भी बात कर लिया करो। वैसे MBA करने के लिए मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, नरमीम ने नागवारी से कहा। तुम भी मेरा साथ दोगी MBA करने में? मंजूर, आखिर में हुनैन ने नरमीम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। नरमीम ने हुनैन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चलो तुम अब आराम करो और मैं भी घर जाकर आराम करूं, बहुत परेशान किया हुआ था तुमने 2 दिन से। ये कहकर हुनैन दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि नरमीम इसकी पुश्त को देखने लगी। हुनैन दरवाजे पर जाकर पलटा और कहा, नरमीम, मुझे तुम्हें ठीक देखकर सुकून मिलता है। मेरा दिल धड़कता है और मेरी सांसें चलती हैं। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना तुम्हें हुनैन मलिक सफ़ेद कपड़े में लिपटा मिलेगा। अधूरी बात है, लेकिन मेरा कहना ज़रूरी है। अधूरी बात है, लेकिन मेरा कहना ज़रूरी है। मेरी सांस चलने तक तेरा होना ज़रूरी है। ये कहकर वो रुका नहीं, बाहर चला गया। उफ, किस कदर खौफनाक तरीका है इजहार मोहब्बत का। ये बंदा कोई काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता, अब नॉर्मल कहीं का। नरमीम के माथे पर शिकने उभरी। नरमीम ने इसे जाता देखकर खुद कलामी की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। जल्द ही नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। इसके माथे पर मौजूद शिकने आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं और अब वो पुरसुकून नींद सो रही थी। तुम सोती हुई कितनी पुरसुकून लगती हो, हुनैन ने शीशे से अंदर लेटी हुई नरमीम का चेहरा देखते हुए सोचा। और जब तक वो मुकम्मल तौर पर सो नहीं गई, वो इसे बाहर खड़े देखता रहा और फिर अस्पताल से बाहर चला गया। ज़रियाब टेरेस पर बैठा मनी प्लांट की बेल को देख रहा था और साथ ही सोचों का ताना बाना भी बुन रहा था। मैं माँ नूर के निकाह में शिरकत नहीं करूँगा। हर दफ़ा मुझ मनहूस की वजह से उस बेचारी को खुशियाँ नहीं मिल पाती। ताया साई ने कोई अच्छा लड़का ही देखा होगा। पहले भी असद बहुत अच्छा था, अब भी यकीनन अच्छा ही होगा। किसी ऐसे वैसे को तो देने से रहे, अपनी चांद जैसी बेटी। माँ नूर, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब मोबाइल फ़ोन बजा, दबीर, इतरत और अम्मा बी तीनों टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। जब अम्मा बी ने दबीर से पूछा, कैसी तबीयत है बच्ची की? ठीक है, आज शायद डिस्चार्ज हो जाए। दबीर ने खीर की कतली मुंह में डालते हुए कहा, फिर एक नज़र इतरत पर डाली जो खाना कम खा रही थी और इसे घूर ज़्यादा रही थी। गुड़िया, हैरियत है? मैं नोट कर रहा हूँ, तुम कुछ दिनों से खोई खोई लग रही हो। दबीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर इतरत से पूछा, जबकि इतरत दबीर के सवाल पर घबरा गई। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही, इतरत ने नजरें चुरा कर जवाब दिया। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, वरना मेरा दिल इस वक्त कुछ और कह रहा है, दबीर ने इतरत का बागौर जायजा लेते हुए कहा। इतरत को लगा अगर वो कुछ देर और यहाँ बैठी तो भाई इसकी चोरी पकड़ लेंगे।
इसलिए टिश्यू से हाथ साफ करती खड़ी हो गई। इतरत को खड़ा होता देखकर अम्मा भी बोल पड़ी, अरे लड़की कहाँ चल दी, पहले खाना तो सही तरह खा लो। बस अम्मा भी, मेरा पेट भर गया है। इतरत ने माँ को झुककर प्यार किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर दबीर की आवाज पर जाते जाते रुकी। गुड़िया, कितने दिन हो गए तुमने मुझे अपने हाथ से कॉफी बनाकर नहीं पिलाई, क्या आज एक कप मिल सकता है? दबीर ने खाना खत्म करते हुए इतरत की तरफ प्यार भरे लहजे से कहा। क्यों नहीं, मैं अभी लाई। इतरत खुशी से कहती किचन की तरफ बढ़ गई। माँ इतरत से कहना मैं कमरे में हूँ, वहीं कॉफी ले आए। दबीर अम्मा को कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दबीर ने कमरे में आकर इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया और खुद इजी चेयर पर इसके करीब होकर बैठ गया। दबीर मुसलसल इतरत के बारे में सोच रहा था कि इसे क्या हुआ है या इसे क्या हो सकता है। हाला वाली बात से अब तक ये अपसेट नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो मैंने इससे माफी मांग ली थी और दूसरा ये बात अब काफी पुरानी हो गई है। फिर क्या बात हो सकती है? दबीर मुसलसल सोचों में गुम था जब दरवाजे पर दस्तक के साथ इतरत हाथ में कॉफी का मग लिए अंदर दाखिल हुई। इतरत को देखते ही दबीर मुस्कुराने लगा। ये ले भाई, गर्मा गर्म मजेदार कॉफी। इतरत ने दबीर को कॉफी का मग थमाते हुए कहा। दबीर ने मग पकड़ते हुए इतरत को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जिस पर इतरत फौरन बैठ गई, मगर अंदर से परेशान हो गई। दबीर ने इतरत को देखकर कॉफी का सिप लिया। जबरदस्त, इतरत तुमसे अच्छी कॉफी कोई नहीं बना सकता। तारीफ सुनकर इतरत खिल उठी और डर कहीं भाग गया। इतरत को नॉर्मल होता देखकर दबीर ने कहना शुरू किया, इतरत, तुम अभी तक एक गैर लड़की की वजह से भाई से नाराज हो। अगर तुम्हें वो इतनी पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम इसे अपनी भाभी बनाकर ला सकती हो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर मुझे ये बात बुरी लगी है कि तुम एक लड़की की वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझसे बदगुमान हो गई हो। तुम्हारा रवैया उस वाक़े के बाद से मेरे साथ ठीक नहीं, जिसे मैंने बहुत महसूस किया है। इतरत, एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुमसे अहम इस दुनिया में कुछ नहीं, मगर मुझसे कभी झूठ मत बोलना। आखिर में दबीर ने तकरीबन वार्न करते हुए कॉफी का सिप लिया। भाई, मैं आपसे नाराज नहीं। हाला बी वाली बात मैं कब की भूल गई, और रही बात झूठ की तो मैं क्यों आपसे झूठ बोलने लगी? इतरत ने दबीर को देखते हुए जवाब दिया। दबीर, श्योर? इतरत, 100% श्योर। दबीर, ओके एंड थैंक्स फॉर कॉफी। इतरत, ऑलवेज वेलकम। महानूर अपने बेड पर बैठी अरूसी मलबूसात को देख रही थी, जो अभी अभी बेगम कौसर देकर गई थीं। बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। 6 साल बाद महानूर ने दोबारा रंगीन कपड़े पहने थे। ये सोचकर इसे खुशी हो रही थी, चलो जो भी है, कम से कम सजा से जान छूटेगी, मैं आजादी से हर जगह आ जा सकूंगी। इसने एक सूट के साथ का दुपट्टा, जो पर्पल कलर का था, इस पर गोल्डन मोतियों का काम हुआ था, उठाकर अपने सर पर रखा और आईने में अपने अक्स को देखने लगी। कुछ देर खुद को आईने में देखने के बाद इसने फेंकने के अंदाज में दुपट्टा बेड पर रखा और अपने आप से मुहातिब हुई, महानूर, कब तक खुद को इन चीजों से बहलाओगी? मान क्यों नहीं लेती कि दुख है तुम्हें, तुम खुश नहीं? ये सोचते ही वो यकदम रोने वाली हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। खुद ही अपनी सोच की नफी की। बाबा साई कह रहे थे वो अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। एक दफा फिर खुद को तसल्ली दी। नहीं महानूर, ये लोग तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं अपने लाडले को बचाने के लिए। दिल ने फिर बगावत पर उकसाया। पिछले 2 दिन से महानूर के दिलो दिमाग में सख्त जंग जारी थी। कभी वो इस शादी के फायदे सोचने लगती तो कभी घर वालों के जुल्म, कभी जरियाब को कोसती तो कभी चौधरियों को। ये मुझे क्या हो रहा है, पागल हो जाऊंगी मैं। या अल्लाह, रहम कर मेरे पर, मदद फरमा मेरी, या मेरा दिल इस रिश्ते पर मुतमईन कर दे या मेरी जान इस रिश्ते से छुड़ा दे। ये कहती वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी, फिर खुद ही कुछ सोचकर हंसने लगी। या अल्लाह, तेरी कैसी कुदरत है। सुर्ख जोड़ा उतारा तो ये सफेद कपड़े पहने, अब सफेद कपड़े उतार दूंगी तो दोबारा सुर्ख कपड़े पहन लूंगी। वो अभी हंस रही थी, आंखों में वाजिया आंसू चमक रहे थे जब माँ पारा और माहीन कमरे में दाखिल हुई। इन्हें देखकर महानूर ने मुस्कुरा कर कहा, आओ देखो कितने अच्छे कपड़े हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, जान छुट्टी इस कफन से। इसने अपने सफेद कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि माहीन और माहपारा इसके साथ दाएं बाएं बैठकर रोने लगी। अरे ये क्या, क्यों रो रही हो? महानूर ने इन दोनों को अपने साथ लगा लिया। आपा, ये ज्यादती है, वो इतना बुरा आदमी है और आप, माहीन इतना कहकर फिर रोने लगी। मैं कौन सा बच्ची हूँ, और बुरा होने से फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। तुमने सुना नहीं था बाबा साईं उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं? अभी महानूर इन दोनों को चुप करवा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों ही सीधी होकर बैठ गईं।
कौन है, अंदर आ जाए, महानूर ने ऊंची आवाज में कहा। जैसे ही सरदार दिलावर अली खान अंदर दाखिल हुए, माहीन और माहपारा अदब से खड़ी हो गईं और सलाम किया, जबकि महानूर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बेटा साईं, आप दोनों बाहर जाएं, मुझे अपनी बेटी से कुछ बातें करनी हैं। माहीन और माहपारा सर हिलाती बाहर चली गईं। सरदार दिलावर अली खान महानूर के पास आकर बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दो, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे तुम अपने दोनों बेटों से ज्यादा अजीज हो, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। महानूर ने इनके जोड़े हाथ अपने हाथ में ले लिए और जो आंसू वो कई दिन से छुपा रही थी वो बहने लगे। चाचा साईं, प्लीज ऐसा मत करें, मुझे कल भी आपसे प्यार था और आज भी उतना ही प्यार है। मैं जानती हूँ आप बाबा साईं के सामने नहीं बोल सकते। ये कहकर महानूर सरदार दिलावर अली खान के साथ लग गई। अब दोनों बाप बेटी रो रहे थे। काफी देर रोने के बाद जब दोनों का दिल हल्का हो गया तो महानूर ने चचा की गोद में सर रखते हुए फरमाइश की, चाचा साईं, मैं बचपन में कैसी थी, मुझे मेरे बारे में बताएं। शायद फिर कभी वक्त ना मिल सके मुझे आपके साथ यूं बैठने का। जबकि सरदार दिलावर खुश हो गए और इसे प्यार से इसके बचपन के किस्से सुनाने लगे। अब कमरे में सरदार दिलावर की आवाज और महानूर की हंसी गूंज रही थी। हुनैन सुबह तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो नीचे टेबल पर मिसेस एंड मिस्टर नजीर मलिक को नाश्ता करते देखा। वो सीढ़ियां उतरते अपनी शर्ट के कफ फोल्ड कर रहा था, साथ साथ शरारत से दोनों को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम, हुनैन ने माँ के साथ लगते हुए कहा और खुद कुर्सी घसीट कर बैठ गया। बरखुरदार, कल कहाँ गुजारा सारा दिन? मलिक नजीर ने इसे इत्मीनान से टोस्ट पर जैम लगाते हुए देखकर कहा। कहाँ था? क्या मतलब? हुनैन ने आंखें घुमाकर देखा और मॉम को चाय डालने को कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि फौरन अस्पताल आओ, मगर तुम नहीं आए। पता है कितनी शर्मिंदगी हुई हम दोनों मियाँ बीवी को तुम्हारी वजह से। मलिक नजीर ने गुस्से से हुनैन को कहा। पहली बात तो ये कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, वो मेरी फिलहाल कुछ नहीं लगती कि मैं उसे देखने जाता। और आप मुझे होटल मेरे वलीमे पर नहीं बुला रहे थे कि मैं दौड़ा दौड़ा आता। अस्पताल एक फजूल जगह है, मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं। और दूसरी बात, आपको अपनी शर्मिंदगी नजर आती है, मेरी नहीं आती। मैं कितना शर्मिंदा होता हूँ सुबह सुबह आप दोनों को यूं एक दूसरे से लाड करता देखकर। मेरा दिल नहीं करता मेरी भी बेगम हो, मुझे भी इसी तरह लाड से नाश्ता कराए। अब वो शरारत से मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था, साथ साथ नाश्ते के साथ भी इंसाफ जारी था। हया तो है ही नहीं इस लड़के में। मलिक नजीर ने दुख से बेगम गजाला को देखा। हया की बात ना करें डैड, आपकी वजह से ही मैं बेशर्म हुआ हूँ। जब हम दोनों में डील हुई थी कि सिर्फ रिश्ता नहीं मांगना बल्कि निकाह की तारीख भी लेकर आनी है, तो आप लोगों ने पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई कि लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया। अब मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको इस दफा MBA क्लियर करके दे रहा हूँ, मगर मेरी 2 शराइत आपको पूरी करना होंगी। अब वो टिश्यू से हाथ साफ करता उंगली से दोनों को इशारा कर रहा था। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं नरमीम को अगवा करने का सोच भी नहीं सकता, मगर इसके बाप को तो अगवा कर सकता हूँ। ऐसी की तैसी परेशान करके रखा हुआ है। वो ग्लासेस लगाते चला गया, जबकि दोनों मियाँ बीवी पहले हैरत से और फिर मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखने लगे। चलें अब ड्रामा खत्म करें, इसने MBA के लिए हामी भर ली है। बेगम गजाला ने चाय का कप मलिक नजीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जरियाब का फोन मसलसल बज रहा था। कभी अफरासियाब की कॉल आ रही थी तो कभी माहीन की। इसे मालूम था कि ये सब क्यों कॉल कर रहे हैं। जरियाब ने बेदिली से फोन को देखा कि अब वो पावर ऑफ कर दे, ना फोन ऑन होगा और ना ही बजेगा। मगर जैसे ही इसने फोन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो पारो कॉलिंग फोन स्क्रीन पर जगमगा रहा था। जरियाब ने एक लंबा सांस खारिज करके खुद को नॉर्मल किया और फोन अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप कहाँ हैं? इससे पहले कि जरियाब कुछ बोलता, दूसरी तरफ से बेसब्री से महपारा ने सलाम किया और साथ ही सवाल भी। गुड़िया इधर ही हूँ, कुछ बिजी था, फोन साइलेंट पर था, मुझे पता नहीं चला। जरियाब ने सलाम का जवाब देते ही सफाई से झूठ बोला। लाला, आप कब तक गांव आएंगे? प्लीज जल्दी से आ जाएं। महपारा ने लाड से तकरीबन जिद करते हुए कहा। गुड़िया 1-2 दिन तक आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मुझे याद है कि मैंने अपनी गुड़िया के लिए टैबलेट लेकर आना है। जरियाब को महपारा की ये बेचैनी टैबलेट की वजह से महसूस हुई। नहीं लाला, छोड़िए टैबलेट को, आप प्लीज खुद आ जाएं और जल्दी से आएं। ये कहते ही वो रोने लगी। पारो, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? बताओ मुझे। जरियाब ने फिक्रमंदी से पूछा। पारो ने रोते हुए कहा,
लाला, बाबा साईं ने आपा का रिश्ता तय कर दिया है। वो अब इस घर से चली जाएंगी हमेशा के लिए। प्लीज आप इन्हें मत जाने दें। इनके जाने से हवेली खाली हो जाएगी और हम सब उदास। पारो ने जो कहा वो सीधा ज़रियाब के दिल पर उतरा। क्यों, हालत इसकी भी यही थी। वो भी यही चाहता था कि माहनूर इसकी आंखों से दूर ना जाए, मगर इसने हिम्मत करके पारो को हौसला दिया। पागल लड़की, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी आपा की शादी हो रही है। वो अपने घर जा रही है। जान छूटेगी उसकी फजूल शराइत से, और बजाय ये कि तुम इसकी खुशियों के लिए दुआ करो, तुम रो रही हो। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। आखिर में ज़रियाब ने डांटने वाले अंदाज में कहा, लाला ये बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। पारो की आवाज़ में बेबसी थी जिसे ज़रियाब ने महसूस किया। अच्छा फिर क्या बात है, तुम मुझे खुलकर बताओ। ज़रियाब ने अपना लहजा नर्म रखते हुए कहा, लाला मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकती। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बाबा साईं ने सबको सख्ती से मना किया है कि आपको कुछ ना बताएं। मैं आपको चोरी फ़ोन कर रही हूँ। अब की बार पारो ने सरगोशी में जवाब दिया। पारो तुम मुझे परेशान कर रही हो। ज़रियाब ने पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा, लाला आप कब तक आएंगे? सुबह मंगल है। पारो ने पूछने के साथ साथ दिन भी बताया। पारो मैं बुध या जुमेरात को आऊँगा, यहाँ बहुत काम है। ज़रियाब ने टाला। नहीं लाला, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ सुबह ही आ जाएं। अब पारो मिन्नतों पर उतर आई थी। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। और सुनो पारा, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। कभी ऐसा हो कि तुम कॉल करो और मेरा नंबर बंद हो तो परेशान ना होना, मैं ठीक हूँगा। ठीक है लाला, खुदा हाफिज, मगर जल्दी आने की कोशिश करें। ये कहकर पारो ने कॉल बंद कर दी। ज़रियाब हाथ में मोबाइल पकड़कर काफ़ी देर सोचता रहा कि मसला क्या हो सकता है। ताया साईं मेरे से क्या छुपाएंगे? पता नहीं पारो क्या कह रही थी। फिर ध्यान दिनों की तरफ चला गया। 3 दिन रह गए, वो हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। ज़रियाब को यह सोचते हुए शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। दिल में यकदम ख्वाहिश बेदार हुई कि जाकर इसे आखिरी बार देख ले, मगर दूसरे पल ही दिमाग ने सख्ती से मना कर दिया कि खबरदार, जो इस दफ़ा तूने इसकी खुशियां बर्बाद की। दिल और दिमाग की जंग से ज़रियाब थक सा गया और सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा, जहां आज चांद बहुत रोशन और वाज़िया नजर आ रहा था। इसे याद आया कि आज पाकिस्तान में सुपर मून लाइट है। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर आंखों के आगे वो चांद चेहरा भी आ गया। ज़रियाब ने ख्यालों में माहनूर को मुखातिब करके कहा, तुझको देखा तो फिर उसको ना देखा, तुझको देखा तो फिर उसको ना देखा। चांद कहता ही रहा, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ। इसने फैसला किया कि वो गांव नहीं जाएगा और कुछ दिनों के लिए मोबाइल भी बंद रखेगा ताकि कोई इसे गांव आने के लिए दबाव न डाल सके। ये ठीक रहेगा। वो खुद ही अपने फैसले पर सर हिलाता टेरेस से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। आज नरमीम ने अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। हुनैन गाड़ी चलाते सोच रहा था कि पहले अस्पताल जाए या यूनी। फिर किसी सोच के तहत इसने गाड़ी यूनी की तरफ मोड़ दी। अपने डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही नोटिस बोर्ड पर नजर पड़ी, जहां वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, कमिंग वीक इज को करिकुलर एक्टिविटीज वीक, सो प्लीज पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज। और नीचे मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई थीं। हुनैन को ये वीक बहुत पसंद थी। वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। अभी वो सोच ही रहा था कि किस किस एक्टिविटी में जाकर अपना नाम लिखवाए। किसी कोनैन डिपार्टमेंट में दाखिल होता नजर आया। कोनैन ने आवाज देकर कोनैन को अपनी तरफ आने का इशारा किया। कोनैन ने मुस्कुराते हुए हुनैन की तरफ कदम बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कोनैन ने खुशदिली से मुसाफा किया। ठीक, तुम सुनाओ, किस किस चीज में हिस्सा ले रहे हो? हुनैन ने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे इन चीजों का शौक नहीं, बस मैं देखने वालों में होता हूँ। कोनैन ने हाथ के इशारे से ना करते हुए कहा, मैं तो हर चीज में हिस्सा लेता हूँ, बड़ा मजा आता है। हुनैन ने अपनी आंखें मटकाकर जवाब दिया। आपकी तो क्या ही बात है, अब हर कोई हुनैन तो नहीं होता ना। कोनैन ने सताइशी नजर से हुनैन को देखा। अच्छा मेरे साथ चल, मैं बैडमिंटन में अपना नाम लिखवा लूँ, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। हुनैन और कोनैन कॉरिडोर से गुजरते रिलेटेड डिपार्टमेंट पहुंचे, मगर यहाँ स्टूडेंट की बहुत रश थी, जिसे देखते ही हुनैन ने रश के खत्म होने तक डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठने का फैसला किया और खुद कोनैन से पहले बैठ गया। हुनैन के बैठते ही कोनैन ने भी इसकी तरकीब की। और सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? मतलब इस वीक के खत्म होते ही फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, इसके बाद? हुनैन ने आते जाते स्टूडेंट्स को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, इम्तिहान से फ्री होकर इंटर्नशिप का इरादा है, कोनैन ने हुनैन को देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, कहीं से ऑफर है या खुद अप्लाई करोगे कहीं?
अब हुनैन ने कोनैन की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। कोनैन ने कंधे उचकाए। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, मेरे फादर के इदारे में तुम्हारे लिए जगह मौजूद है। अब या फिर कभी जब भी तुम्हारा दिल करे तुम आ सकते हो। मेरा नंबर ले लो। ये कहते हुनैन ने अपना नंबर कोनैन को नोट कराया। कोनैन कुछ हैरान हुआ क्योंकि हुनैन का रवैया इसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा था। चलो जी, इतना तो ठीक हो गया, अब आगे? हुनैन ने आबरू उचकाकर कोनैन से पूछा। आगे मतलब? कोनैन ने नासमझी से पूछा। मतलब अब शादी के बारे में बताओ, कब करनी है और किससे? हुनैन अब सीधा अपने पॉइंट पर आया था। शादी और मेरी? कोनैन हंसा। इसमें हंसने की क्या बात है? अब तुम पढ़ाई से फारिग हो जाओगे, जॉब मिल जाएगी, तो फिर शादी नहीं करोगे तो और क्या करोगे? कोनैन ने संजीदा होते हुए कहा। नहीं यार, पहले बहन की शादी करनी है, इसके बाद अपनी। अब कोनैन भी सीरियस था। और किससे? हुनैन ने पूछा। जिससे वालिदैन करेंगे, कोनैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, तुमने सच बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते होगे, बल्कि पूरी यूनी ही जानती है कि मैं किसका बेटा हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। आज के बाद मुझे तुम इतरत के आसपास दिखाई न दो, वरना फिर किसी को दिखाई नहीं दोगे। शहादत की उंगली से हुनैन ने वार्निंग देते हुए कहा। अब की बार हुनैन बहुत सीरियस था। तब कोनैन को याद आया कि इतरत ने हुनैन से मिलने को कहा था, मतलब ये इतरत का कुछ लगता है। बेटा कोनैन, गड़बड़ हो गई। कोनैन ने पुरसोच अंदाज में हुनैन से पूछा। आप इतरत के क्या लगते हैं? मैं इस अहमक लड़की का कुछ नहीं लगता। ना खून का रिश्ता है, ना जुबान का, और ना वो मेरे इलाके की है, ना मेरी कास्ट की है, और ना ही हम मोहल्लेदार हैं। ये कहते हुए हुनैन सीढ़ियों से खड़ा हो गया और अपने हाथ झाड़ने लगा। हुनैन को खड़ा होता देखकर कोनैन भी खड़ा हो गया और कहा, तो फिर ये कि तुम इसके भाई को नहीं जानते और मेरी ख्वाहिश है कि जानो भी ना, इसलिए इतरत से दूर रहो। वैसे भी तुमने अभी कहा कि तुम शादी वालिदैन की मर्जी से करोगे, तो फिर इस बेवकूफ़ को मजीद बेवकूफ़ बनाने का फ़ायदा? हुनैन ने आबरू उठाकर कहा। मैंने कहा वालिदैन की मर्जी से करूंगा, मगर ये तो नहीं कहा कि इतरत से नहीं करूंगा। मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा। कोनैन को हुनैन की बात पर सख्त गुस्सा आया। अच्छा, तो ये बात है। चलो फर्ज करते तुम्हारे वालिदैन मान गए हैं, मगर इतरत का भाई कभी नहीं मानेगा। इसे स्टेटस कम्प्लेक्स है। बेटा जी, सोच है आपकी जितना वो अमीर है, खड़े खड़े लाखों की चीज खरीद लेता है और जूं तक नहीं रेंगती इसके कान पर। अव्वल तो बाप दादा की करोड़ों में जायदाद है, ऊपर से जो कसर रह गई थी वो इसने अपने बिजनेस से पूरी कर ली है, और इतरत में इसकी जान है, और जान तो सबको प्यारी है। हुनैन ने जांचती नजरों से कोनैन को देखा, जो इस वक्त अपने जूतों से जमीन रगड़ रहा था। मेरा मशवरा है, इस लड़की से दूर रहो। ये कहते हुनैन ने कोनैन के कंधे पर थपकी दी और सीढ़ियां फलांगता अंदर की तरफ बढ़ गया। हुनैन अब पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था जब सामने से इतरत आती हुई नजर आई। ओए दबीर की गुड़िया, इतनी लेट? वैसे तुम आज छुट्टी कर लेती, यूनी में फिलहाल अगले एक हफ्ते तक कोई काम नहीं होगा। अब वो इतरत के करीब आते हुए बोला। जी मुझे मालूम है, मगर घर में बोर होने से बचने के लिए यूनी आ गई। इतरत ने जवाब दिया। बोर होने से बचने के लिए या कोनैन से मिलने के लिए? हुनैन ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। इतरत अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा सी मुस्कुराई और फिर कहा, आप भाई से बात करें ना। फिलहाल तो मैंने कोनैन से की है, आज मैंने इसकी क्लास ली है, अब देखते हैं कि वो क्या करता है। मतलब तुम्हारे साथ कितना मुखलिस है। इसके बाद दबीर से बात करूंगा, मगर पहले मुझे यकीन हो जाए कि वो तुम्हारे लिए ठीक है। चले, जैसे आपकी मर्जी। इतरत कुछ अफसुर्दा सी होकर जाने लगी जब हुनैन ने मुखातिब किया। देखो, अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस हुआ तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर टाइम पास कर रहा हुआ तो आज के बाद तुम्हें नजर नहीं आएगा, मगर मेरा दिल कहता है वो कहीं नहीं जाएगा। हुनैन के आखिरी जुमले ने इतरत के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। इतरत चुपचाप यूनी के कॉरिडोर में चल रही थी जब उसे कोनैन ने पुकारा। तुम जरा इधर उधर देखकर चला करो, मैं कब से तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मगर तुम्हें एहसास नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं चला, इतरत ने रुककर जवाब दिया। सुनो, इधर आओ, ग्राउंड में कुछ देर बैठते हैं। देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। कोनैन ने इतरत को ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैंने क्लास में जाना है, इतरत ने थोड़ा हिचकिचाकर जवाब दिया। आज पूरी यूनी में सिवाय वीक सेलिब्रेशन के कुछ भी नहीं हो रहा, कोनैन ने इतरत को रोकते हुए कहा। अच्छा। इतरत चुपचाप कोनैन के साथ चलती हुई ग्राउंड में आकर बैठ गई। इतरत सर झुकाए घास तोड़ने में मसरूफ थी जब कोनैन इसे मसलसल देख रहा था। कुछ देर खामोश रहे, फिर कोनैन ने इतरत को देखकर कहा,
क्या बात है, घर में सब खैरियत है? जी सब ठीक है, इतरत ने सर उठा कर कहा। अच्छा, लग तो नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से, कुनैन की नजरों ने इतरत के बुझे हुए चेहरे को देखकर कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इतरत जबरदस्ती मुस्कुराई। हुनैन तुम्हारा क्या लगता है? इतरत इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी, फौरन घबरा गई। मतलब? भाई है मेरे, साथ ही वजाहत दी। तुमने हुनैन को मेरे बारे में बताया था? हुनैन ने जांचती नजरों से इतरत को देखा। पता नहीं हुनैन भाई ने क्या कहा होगा जो इस तरह सवाल कर रहे हैं। इतरत ने दिल में सोचा। जी बताया था, उंगलियों से ग्राउंड की घास उखेड़ते हुए इतरत ने जवाब दिया। तुम्हें मैं लफंगा लगता हूँ, या ऐसा जो हर किसी लड़की से प्यार मोहब्बत के झूठे वादे करता है? या कभी मुझे रंग बिरंगी लड़कियों की कंपनी में बैठे देखा है? हुनैन का लहजा काफी तेज था और आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। ऐसा मैंने कब कहा? इतरत को हुनैन से डर लग रहा था। देखो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, ये दूसरों से क्यों धमकियां दिलवा रही हो? क्या धमकियां? इतरत ने बमुश्किल अपनी आवाज आहिस्ता रखते हुए कहा। जी, वो हुनैन साहब ने फरमाया है कि तुम्हारे साथ नजर ना आऊं, वरना फिर किसी को नजर नहीं आऊंगा। हुनैन ने हुनैन का गुस्सा इतरत पर निकाल दिया। ऐसा कहा भाई ने? इतरत को बहुत दुख हुआ। और ये क्या भाई भाई लगा रखी है? वो तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता? मैंने आगे भी पूछा था, क्या लगता है तुम्हारा? भाई लगते हैं। इतरत से कभी किसी ने यूं बात नहीं की थी, अब इसकी आंखें छलकने को तैयार थीं। मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ पूछा है। रो मत, आंखें साफ करो। हुनैन को इतरत पर तरस आ गया। इसने इसे गौर से देखते हुए सोचा, शादी तो पक्का अब इसी से करूंगा। बड़ा आया इतरत के साथ नजर नहीं आना, यह अब मेरे बगैर नजर ही नहीं आएगी। फिर इतरत की मासूमियत पर प्यार भी आ गया। जी चाहता है इसे मुफ्त में दिल दे दूं, इतने मासूम खरीदार से क्या लेना देना। हुनैन इतरत को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब इतरत ने अपनी आंखें साफ करके इसे देखा। क्यों हंस रहे हैं? इतरत को लगा हुनैन इस पर हंस रहा है। तुम भी हंसो, मैंने मना किया है? हुनैन ने पीछे घास पर हाथ रखते हुए अब की बार प्यार से कहा। दबीर एक फ्लावर शॉप में दाखिल हुआ और रिसेप्शन पर जाकर एक फ्रेश फ्लावर बुके का ऑर्डर दिया। ऑर्डर करने के बाद वो खुद शॉप का जायजा लेने लगा। अभी वो मुख्तलिफ फूलों को देख रहा था जब रायहा इंटरेस्ट से दाखिल होती नजर आई। एक फ्रेश फ्लावर बुके चाहिए, इसने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से कहा। मैम मिल जाएगा, मगर कुछ देर इंतजार करना होगा, लड़के ने जवाब दिया। रायहा जैसे ही रिसेप्शन से मुड़ी, इसकी नजर दबीर की नजरों से टकराई। दबीर को देखते ही रायहा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो दबीर की तरफ बढ़ी। रायहा की मुस्कुराहट तेरे लिए सही साबित नहीं होती, सैयद दबीर हुसैन शाह, दबीर ने खुद से मुखातिब होकर कहा। इतने में रायहा बिल्कुल दबीर के मद्दे मुकाबल आकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रायहा ने दोस्ताना लहजे में पूछा। अगर कोई आपको दिन दिहाड़े लूट ले तो आप कैसे होंगे? दबीर ने रायहा की तरफ देखते हुए कहा, जबकि इशारा 40,000 की तरफ था। अरे मैं तो आपको बहुत अमीर समझती थी, मगर आप तो थोड़े से पैसों पर अभी तक दुखी हैं, रायहा ने अफसोस से कहा। पहली बात यह कि वो थोड़े से पैसे नहीं थे, और दूसरा अब दबीर दोनों हाथ सीने पर बांध चुका था। अमीर होने का मतलब ये तो नहीं कि बंदा अब ऐसे वैसों पर राह चलते पैसे लुटाता फिरे। दबीर ने रायहा की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है। रायहा ने मुस्कुरा कर 2 कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही रायहा ने कदम आगे बढ़ाए, दबीर ने एकदम पीछे की तरफ कदम उठाए। इससे पहले दबीर कुछ कहता, वो पीछे पड़े वाज से जा टकराया और वो नीचे गिरने की वजह से टूट गया, क्योंकि वो क्रिस्टल का था। दबीर खुद गिरते गिरते बचा। इतने में सेल बॉय इनकी तरफ भागा आया और अदब से बोला, सर आपको चोट तो नहीं लगी? और फिर वाज को देखते हुए कहने लगा, सर आप इसका बिल भी देंगे? इससे पहले दबीर कुछ कहता, रायहा बोल पड़ी, क्यों नहीं, जरूर देंगे। ये ऐसे वैसों पर पैसे खर्च नहीं करते, मगर खुद पर तो करते हैं। और हंसते हुए एक नजर दबीर पर डाली, जो गुस्से से इसे ही देख रहा था। जी आप बिल बना दें, दबीर ने अपने बाजू को देखते हुए कहा, जिससे खून निकल रहा था। शायद वास की कोई किरची चुभ गई थी। रायहा अपना बुके लेती जैसे ही काउंटर से पलटी, इसकी नजर दबीर के बाजू पर पड़ी और वो चौंकी। आपके बाजू से खून निकल रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी ड्रेसिंग कर सकती हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे हमेशा आपकी सर्विसेज बहुत महंगी पड़ती हैं। दबीर नाराजगी से बोलता हुआ काउंटर पर अपना बिल अदा करके शॉप से बाहर निकलने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर पलटा। डॉक्टर रायहा, आप मेरे लिए इंतहाई मनहूस साबित हुई हैं। मुझे आपकी शक्ल बहुत बुरी लगने लगी है। आप तो मेरे लिए काली बिल्ली की तरह हैं। जब भी मेरे रास्ते में आती हैं गड़बड़ हो जाती है।
दबीर को रायहा पर सख्त गुस्सा आ रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपना गुस्सा निकाले। जोर से हाथ शोकेस पर मारता हुआ वो पलटा, जबकि रायहा को इसे इस रवैये की उम्मीद न थी। सब लोग इन्हें ही देख रहे थे। दुख और बेइज्जती के एहसास से रायहा की आंखों में आंसू आ गए। वो आंखें साफ करती शॉप से निकली और फुटपाथ पर चलने लगी। दबीर ने गाड़ी के अंदर सामान रखा और वापस पलटा। रायहा फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही जब कदमों की तेज चाप पर रुकी। सॉरी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, प्लीज आप रोए मत, दबीर ने माजरत करते हुए कहा। कोई बात नहीं, रायहा ने बामुश्किल जवाब दिया। सॉरी डॉक्टर रायहा, मेरा ये मकसद नहीं था। असल में आप जब भी मिलती हैं कुछ गलत हो जाता है। अब वो नॉर्मल चाल से रायहा के साथ चल रहा था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको ना मिलूं। रायहा ने नजरें झुकाए जवाब दिया। नहीं प्लीज यूं मत कहें, मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे बार बार मिलें, मगर दबीर को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात कैसे समझाए। इस वक्त इसे हुनैन की याद आ रही थी। जी? रायहा ने दबीर के जुमले पर इसे मुड़कर देखा। रायहा के यूं देखने पर दबीर बात बदल गया। मेरा बाजू। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारी चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।